Hello friends, welcome in this class in Science Probiology। अभी तक जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, डिटेल्ड फुल एनालिसिस एंड द डिस्कशन ऑफ टिफर 2022 बायोलॉजी पेपर। ये हम आपके लिए ला रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इसका मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो एक बना रखा है जिसमें हमने आपको क्या बताया था। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन में क्या पूछे जाते हैं, उसको मैंने वहां पे डिस्कस किया है। देखिए, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो नहीं, ये क्वेश्चन आंसर और किस पार्ट से आया है इसका पूरा का पूरा आपको एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहां पे एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वो आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। तो आप वहां से जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो ला सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका टारगेट 40 मार्क्स होना चाहिए, और अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए तो मैंने कहा था सिंपली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप इस चैनल पे बने रहिए। जो भी वीडियो हम यहाँ पे रिलीज करते हैं उस वीडियो को आप देखिए। मैक्सिमम वीडियो जो है उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCU यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वीडियो हम रिलीज किए हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से फेस करेंगे आपके कंसेप्ट उतना ही स्ट्रांग होगा, और अगर जितना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उतना ही आप क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। चलिए हम यहाँ पे अब डिस्कशन शुरू करते हैं इस पेपर से। हाँ, इस पेपर में ये जो पेपर है इसका जनरल पार्ट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इसके अलावा इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, जानकारी हम यहाँ पे क्या और दे सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था वो बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी से कह सकते हैं या इन्वायरमेंटल साइंस से बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन कह रहा था द लास्ट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज रिफर्ड एज COP26। ये देखिए लिखा है ना COP26। व्हाट इज द COP एज एब्रिविएशन? तो आप याद रखिए, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये एक कॉन्फ्रेंस करती है हर साल, और जो कॉन्फ्रेंस कर रही है उसमें ये छोटा सा एक COP शब्द यूज करती है, और अभी तक 26 हो चुका है। तो इसमें COP का मतलब जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक एडिशन क्या है कि COP26 ये जो है कहाँ पे हुआ है, तो आपको याद रखना है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ है। COP26 कहाँ हुआ? ग्लासगो यूके में हुआ है। अब इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन रखिए कि COP27 जो कि कब होने वाला है, 6 to 8 नवंबर 2022 में होने वाला है। ये कहां पे होने वाला है? ये आपका इजिप्ट में होने वाला है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि दिसंबर में आपका टिफर का एग्जाम है और नवंबर में ये COP27 होने वाला है, तो मे बी यहां से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो आप याद रखिएगा कि कहां पे हो रहा है, इजिप्ट में। इजिप्ट में भी जो स्थान का नाम है वो है आपका शर्म इल शेख। ये आपका इल लिखा है, शर्म इल शेख।
तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि COP 27 2022 में होने वाला है। कब होने वाला है? नवंबर में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? इजिप्ट में होने वाला है। इजिप्ट में भी कहाँ? तो शर्म एल शेख में होने वाला है। इसके अलावा 2 और COP जो है वो पहले से ही बताया गया है, COP 28 और COP 29। COP 28 जो है ये आपका सन 2023 में होगा और ये दुबई में होगा। सेम इसी तरह COP 29 जो है सन 2024 में होगा और ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में होगा। देखिए हमने आपको यहाँ पे जीएस से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो। अगर लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए ये आसान था, एक तो ये जीएस से क्वेश्चन था, प्लस ये जो है डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड था। अगर आप इसको डाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा भी आपको नॉलेज होता तो ये आप इजिली निकाल सकते थे। ये 1 नंबर के लिए पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड हैव देयर बर्थडे ऑन सेम डेज? देखिए मैंने कहा एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है। हम कह रहे हैं कि इन दोनों फ्रेंड का बर्थडे जो है वो एक दिन आना चाहिए। अगर बर्थडे हर साल आता है और दोनों के आने का जो आउटकम है, या कह सकते हैं कि दोनों सिर्फ एक ही दिन पैदा हो सकते हैं, कितने में टोटल कितना पॉसिबिलिटी है? 365। टोटली है ना 365 दिन में किसी एक दिन ही ऐसा होगा जब ये दोनों हो सकते हैं, दोनों की बर्थडे सेम हो सकता है एक डेट पे ही। कितने दिन में? 365 दिन में। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? 1/365। देखिए प्रोबेबिलिटी आपको अगर हमसे नहीं समझ में आ रहा तो आप कहीं और से भी प्रोबेबिलिटी को जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज द हॉट टॉपिक फॉर द टिफर। क्योंकि अभी आप देखिएगा ये आपका प्रोबेबिलिटी से हुआ क्वेश्चन। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी से है। रिसर्च मैथडोलॉजी में एक यह है एक्सियोम की डिफिनीशन पूछा है। देखिए यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी से 2 क्वेश्चन है, एक्सियोम और हाइपोथेसिस दोनों पूछ रखा है इसी एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस किसी का वीडियो देखा होगा तो उन लोगों ने कहीं पे गलत बता रखा है। आप याद रखिए कि एक्सियोम जो है वो ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी लाइन जो कि सेल्फ इविटेबल हो। मतलब क्या है कि उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम ये कहे कि दिस इज द बोर्ड ए एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ए, दिस इज नोन एज ए डैश, तो हम क्या कहेंगे कि ए डैश जो है हमेशा छोटा होगा ए से, क्योंकि ये पार्ट है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट है यह बात प्रूफ करने के लिए कि ए डैश छोटा ही है ए से। तो एक्सियोम वैसे ही लाइन होते हैं जो कि सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सियोम में जो पूछा गया है आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये 9th क्लास से पूछा गया। 9th क्लास का जो यूक्लिड ज्योमेट्री है वहां पे एक्सियोम सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो ये 9th क्लास के एक्सियोम मतलब वहां से पूछा गया, मैथमेटिक्स से। बट ये रिसर्च मेथडोलॉजी में भी बताया जाता है। एक्सियोम मतलब क्या है? ट्रुथ लाइन, ट्रुथ सेंटेंस, जिसको हम कोई उसका ना में एविडेंस देने की जरूरत है ना कुछ, वो सेल्फ ही खुद ही अपने आप को प्रूव करता है। देन वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा लीजिए जो कि सब्सक्राइब करने का है। आपके सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा नहीं जा रहा और आपको टाइम टू टाइम मेरा वीडियोस मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन फाइनल एग्जाम के दिन आप खुद बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एज अ क्वेश्चन बेस। क्योंकि आप देख लीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको मैं टाइम पास नहीं कर रहा यहाँ पे। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है?
अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रेन, याद रखने का 3 चिल्ड्रेन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव एग्जैक्टली 1 डॉटर। देखिए चिल्ड्रेन में 3 चिल्ड्रेन में क्या क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। अगर हम बात कहें तो तीनों चिल्ड्रेन बॉय 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 हो सकता है, एक आपका बॉय बॉय ऑल गर्ल हो सकता है, दूसरा आपका बॉय गर्ल बॉय हो सकता है, या गर्ल बॉय बॉय हो सकता है। ये 3 हो सकता है। इसके अलावा आपका बॉय गर्ल गर्ल हो सकता है, बॉय गर्ल गर्ल हो सकता है, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकता है, और तीसरा गर्ल 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 हो सकता है। दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या बताना है, एग्जैक्टली 1 डॉटर, सिर्फ एक डॉटर। तो एक डॉटर वाला देखिए क्या है, दिस 1 गर्ल 1 गर्ल एंड 1 गर्ल मीन्स 1 1 1, टोटल 3। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3/8 is the correct answer for this question. This is also come from the probability. Okay? I think इसमें आपको, हमें लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का आपको ज्ञान, अगर आप ऐसे से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं कि हमने कहा कि 3 है, जैसे 3 पोजीशन है, यहां पे गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, यहां पे भी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, और यहां पे भी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 3/8। तो ये अगर आपको फॉर्मूला इस तरह से आपको समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए, बाकी हम तो आपको कहेंगे आप ऐसे समझिए, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो फिर आपको ज्यादा मैथ में घुसने की जरूरत नहीं है, जो लाइन कहे उसी को आप फॉलो कीजिए, बिकॉज यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट। और प्रोबेबिलिटी इस तरह से आप जो है, कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस के भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप इसे बहुत इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रहे, इस चैनल पे बने रहिए, जितना भी मैथ की जरूरत है उतना हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा गया है, बायोलॉजी वाले देख के ऐसे ही डर जाएंगे, बट देखिए ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन। रीजन हम बताते हैं क्यों है। एक तो ये क्वेश्चन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिना सोल्व किए भी आप इसके आंसर को लिख सकते थे। रीजन हम आपको बता दें, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा क्योंकि ये मुझे वहां पे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा ये कैसे। अगर आप इसको सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए 1 माइनस ई की पावर x लिखा है। अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ही है कि एक से अगर हम कोई भी चीज माइनस करते हैं, एक से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू, मतलब एक से अगर हम 0 को छोड़ के कोई अदर चीज माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा कि अगर हम 1 से 0 के अलावा अदर कोई वैल्यू भी हम माइनस करते हैं तो एक, अगर यहाँ पे 0 के अलावा हम 0.5 भी करते हैं तो ये 0.5 आपका बचेगा, मतलब ये 1 से कम हो गया। वैल्यू आपका क्या पूछ रहा, मैक्सिमम पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 ही होगा। आप इसे बिना सोल्व करे भी बता सकते थे अगर आप लॉजिकली बात करें तो, लेकिन चलिए हम आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन आपको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ डैश जो होता है वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे हम इस fx को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ex का डिफरेंशिएशन जो है ये आपका e की पावर x ही होगा। यहाँ पे आपका f डैश की वैल्यू माइनस का ex होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करने की जरूरत है।
वो हम आपको बता दें। e की पावर अगर इनफाइनाइट माइनस का कर देंगे तो ये वैल्यू 0 आता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर e की पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 आती है। तो अब अगर आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है fx उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, e की पावर x, ये लिखा है e की पावर x इक्वल टू 0 माइनस e की पावर x इक्वल टू 0। तो आप जैसे ही इसे करोगे तो आप यहाँ पे 0 कैसे आया होगा, देखिए हम यहाँ पे कहेंगे e की पावर x, यहाँ पे 0 कैसे आया होगा, यहाँ पे आपका 0 आया होगा अगर हम e की पावर माइनस फाइनाइट लिखे होंगे तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी माइनस फाइनाइट आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर आपकी माइनस फाइनाइट आ गई तो अब आप क्या करोगे, इस वाले में जो आपका fx है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू माइनस फाइनाइट, तो 1 माइनस e की वैल्यू माइनस फाइनाइट, तो 1 e की वैल्यू माइनस फाइनाइट मतलब 0, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, fx वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो ये बहुत सिंपल था, बट ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जितना बताया इतना आप रट लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 1 ही होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 1 ही होता है। तो अगर आप तुक्का मारने के शौकीन है तो आप 1 तुक्का मार सकते हैं इस वाले में, और अगर तुक्का मारते हो तो सही हो जाएगा। देखिए आप टिफर में बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो तो मैथ पर आपका ज्यादा इतना मैथ नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मैथमेटिक्स से था लेकिन ये बहुत ही सिंपल था, इसमें भी लॉजिक की बात थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे था यू एंड योर पेट पिजन्स ड्राइव अ 24 किलोमीटर ईस्ट। मैंने कहा कि 24 किलोमीटर हमने ईस्ट में चले गए हैं हम, एंड देन 32 किलोमीटर नॉर्थ में, हम यहां से नॉर्थ में 32 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। यू रिलीज द पिजन सो दैट इट कैन फ्लाई द होम इफ द पिजन फ्लाइज एट अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर एंड यू एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर ऑफ द ड्राइव। देखिए ये जो आपका यहाँ पे स्पीड दे रखा है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। हम बताएं क्यों, क्योंकि यहां से यहां के बीच की दूरी आप बताइए क्या होगा, यहां से यहां के बीच की दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने से यहाँ पे आपका 40 किलोमीटर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम इसको क्या ज्यूम करेंगे, ए बी और सी। जब हम ए बी सी कहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, ए सी इक्वल टू होगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका होगा। अब यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए बी कितना है हमारा, ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। हम ए बी यहां से निकालेंगे, 24 का मतलब क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 32 का क्या होता है 1024। इसको आप करोगे तो ये आएगा आपका 1600 का मतलब क्या हो गया 40, तो 40 किलोमीटर ये आपका आ गया एसी। अब पिजन जो है वो तो यहां से डायरेक्ट यहां आएगा ना, घर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो इस रास्ते से आएगा। पर आपकी स्पीड चाहे जितना भी हो, बट आप क्या होगे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आओगे। अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो देखो 32 प्लस 24 6 और 5, तो ये हमारा कितना है टोटल 56 है, यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा। और यहाँ पे अगर अब देखो आप इसे सिंपली कर सकते हो कि पिजन डायरेक्ट आएगा तो 40 है, तो इसका मतलब पिजन तो जल्दी आ ही जाएगा। बाकी अब यहाँ पे देखो तो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो पिजन 1 घंटे में चला आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था 50 था, और यहाँ पे आपको कितना चल रहा है 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, मतलब 1 घंटा से कुछ तो ज्यादा लगेगा, तो आपको टाइम निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप टाइम मत निकालो। यहाँ पे ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए, तो आप सिंपल सा है कि आप देर में पहुंचोगे, तो यू अराइव लेट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यू अराइव लेट। ये जो आपका 30 12 दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ऐसा आपको जाने की जरूरत नहीं है।
We will move on the next question. Next question says that for the normal distribution, अगर आप normal distribution की बात करते हो तो ये आपका है normal distribution. बेल शेप्ड कर्व जब मिलता है तो उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में ये जो है आपका मीन होता है, ये जो पॉइंट है वो मीन है। तो यहां पे बोल रहा कि इफ मीन को हम डबल कर दे, मीन जो है यहां पे है मीन, हम मीन को डबल कर दे, 2m कर दे। 2m करने का अर्थ क्या है, पहले मीन इतना था, अब मीन को हम यहां पे ले आए। तो बता रहा हाउ डज द एरिया अंडर द कर्व चेंज। अब ऐसा याद रखना कि मीन डबल करने पर एरिया जो है, हम मीन को डबल कर रहे हैं। मीन को डबल करने का मतलब क्या है कि मीन की वैल्यू को हम डबल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 25 है तो हम 25 की जगह 50 कर रहे हैं, मतलब हम हाइट नहीं कर रहे हैं, मीन की वैल्यू को डबल कर रहे हैं। तो एरिया जो कवर है एक्स एक्सेस पे वो आपके में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो एक्स एक्सेस पे कवर एरिया में कोई चेंज नहीं होगा, मीन को हम डबल करते हैं तो मीन को डबल करने पे हमारा एरिया जो है वो सेम रहेगा। ये बायो स्टैट्स का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का। जो बच्चे टिफर का एग्जाम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, बायोलॉजी मैथ नहीं आती है। ध्यान देना, बायोलॉजी के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। अभी तुमको पता चलेगा जब हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे तब कि वहां पे भी, अगर आप वहां पे भी जो क्वेश्चन है वो बायोफिजिक्स में यूज होने वाले कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं। देखो, इफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड A and G अकर इन द 4 बेसेस, हमने कहा कि यह एक 4 बेसेस है, 4 बेसेस है 1 2 and 3 and 4, ये 4 बेसेस है, बट सिर्फ A और G ही पाया गया 4 बेसेस में। तो हाउ मेनी सीक्वेंस आर पॉसिबल, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, सेम यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो सकता है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा आपका 16। The correct answer for this question is 2. This is also come from the probability type of the question, और ये भी आपका बायोलॉजी का है। सिंपल सा आपको कंसेप्ट लगाना था और इसमें कुछ नहीं करना था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। Many of the world deserts occurs in the 2 band centered at around 30 degree N और 30 degree S latitude. Explain. भाई ये इकोलॉजी इवोल्यूशन से है, इकोलॉजी में ये क्वेश्चन पढ़ाया ही जाता है कि मैक्सिमम डिजर्ट जो है वो 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एस पे है, सेंट्रल पे है, और सेंट्रल पे कहाँ पे 30 एन और 30 एस के अराउंड में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अबव एंड बिलो द इक्वेटर, पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन पाया जाता है। तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोई भी डिजर्ट के फॉर्मेशन में सेंट्रल से, अगर सेंट्रल के अराउंड आपसे कोई भी चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका वहां पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट काम नहीं आएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैक्सिमम हम वहां पे काम करते हैं जब हमें स्पीसीज के पैटर्न बताने होते हैं या इन्वायरमेंट को किसी अदर चीज से हम बताते हैं। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करेंगे तो वहां पे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात नहीं करेंगे। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज दैट हैव अकर्ड। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज नहीं, जब पृथ्वी बनी है तब से डिजर्ट है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लेटिट्यूडनल मेथड सॉइल टाइप से नहीं, मतलब क्या है कि देखिए जब आप ग्लोब बनाते हो तो 2 सेल्स पाई जाती है, एक हेडले सेल्स होती है और एक कॉर्नल इफेक्ट भी इसी में आता है। तो वो चीजें क्या है कि कुछ इस तरह से चलती है एयर। तो एयर का पैटर्न जो है वो इक्वेटर के अबव और बिलो जो होता है उसके कारण हम वहां के इन्वायरमेंट को अज्यूम करते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अबव एंड बिलो द इक्वेटर। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें हम इसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम टिफर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और टाइम लिमिटेशन, इसलिए हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं।
हम सिर्फ आपके दिमाग को थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, टिफर सिंपल क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट। अभी मैंने ऊपर ही कहा था रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्या पूछा था, एक्सियोम पूछा गया था। तो एक्सियोम और हाइपोथेसिस में यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस बताना था। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस जो कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक लाइन हम बोलते हैं, उस लाइन को हम जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जो टेस्ट हम कर सकते हैं उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना था। बेस्ट गेस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोसेस, नहीं, गेस नहीं होता है। प्रूवेबल यूजिंग द एक्सपेरिमेंट, प्रूवेबल नहीं, टेस्टेबल होगा। कैन नीदर, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब सही क्या है कि टेस्टेबल होता है। प्रूवेबल मतलब क्या होता है कि जो लाइन में हमने बोल दिया वो प्रूव ही होना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, उसे हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। अगर वो टेस्ट पास कर ले जाता है तो देन वी विल से दैट कि या ये ऐसा पॉसिबल है। नहीं होता है तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर लगाते हैं। तो टेस्टेबल होना चाहिए, नॉट अ प्रूवेबल। ठीक है, आई थिंक यू हैव गेट द कंसेप्ट। अनदर क्वेश्चन जो है ये भी बायोलॉजी से पूछा गया है और बायोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया है। ध्यान से देखना, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से न्यूमेरिकल पूछा गया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे है। आपको ज्यादा इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये पेपर अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं, लोग कहते हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ा भी बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर सोल्व करते हो तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड इक्वल अमाउंट में है। अज्यूमिंग द बैक्टीरियल सेल एज द स्फीयर ऑफ डायमीटर, बैक्टीरियल सेल जो है यह कैसा है, स्फीयर है, स्फीयर है। और स्फीयर का डायमीटर दे रखा, स्फीयर का डायमीटर दे रखा। डायमीटर क्या दे रखा, 2 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली। हाउ मेनी लिपिड मॉलिक्यूल विल बी देयर इन दैट बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, अज्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द लिपिड हेड ग्रुप। देखिए, अगर हम ये मेम्ब्रेन की बात करें तो इस मेम्ब्रेन पे एक लिपिड यहां होगा, एक लिपिड ड्रॉपलेट यहां होगा। कुछ इस तरह से होता है हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे माइक्रोबायोलॉजी से नहीं, भी माइक्रोबायोलॉजी से भी नहीं है, सेल बायोलॉजी से है, सेल बायोलॉजी से है। ठीक है, लेकिन अब स्फीयर इन्होंने दे रखा है तो आपको, और नीचे क्या है, सरफेस एरिया दे रखा है आपको। तो आपको क्या बताना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होती है, पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। यहां पे डी क्या है, 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर का स्क्वायर अपने कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, 3.14 इंटू 2 इंटू 4 माइक्रोमीटर में ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 10⁻6 माइक्रो होता है। तो 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻12। तो ये आपका हो गया स्फीयर का वैल्यू। अब यहाँ पे डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर हो गया आपका। अब ये देखिए, सरफेस एरिया पर लिपिड हेड ग्रुप, सरफेस एरिया पर लिपिड हेड ग्रुप। लिपिड हेड ग्रुप का सरफेस एरिया कितना है, 0.2 नैनोमीटर स्क्वायर। तो अब इससे भी आप मीटर में बदल दो, 0.2, यहां पे नैनोमीटर स्क्वायर है तो नैनो का मतलब 9 होता है, इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया। तो क्या हो गया आपका, 0.2 इंटू 10⁻18 नैनोमीटर स्क्वायर। तो नैनोमीटर हट जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है, पर है, एक, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे कितने हैं। अगर स्फीयर हम बनाएंगे, गोला अगर हम बनाएंगे तो एक पॉइंट पे कितना होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 है। तो आपको अगर हम लिपिड ड्रॉपलेट्स की बात करें, लिपिड ड्रॉपलेट की सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया लेगा, लिपिड
ड्रॉपलेट्स हेड ग्रुप, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर -18। क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 2 लिपिड ड्रॉपलेट मेम्ब्रेन बनाने में यूज होगा, तो 0.4 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3.14 इंटू 4, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए हमने एक चालाकी आपके सामने करी जो आपने ध्यान नहीं दिया, वो हम आपको बता दें। मैंने ये हम चाहते तो अगर आप बायोलॉजी को तुरंत से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमें डिवाइड करना था। डिवाइड क्यों करना था? क्योंकि सरफेस एरिया टोटल इतना है और एक का इतना है, तो टोटल कितने लिपिड ड्रॉपलेट्स काम आएंगे? क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल ही हमें बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल को जितना एक ले रहा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 12 अपॉन यहां पे एक का कितना है, जो एक मतलब एक का मतलब है कि आमने सामने कितना है 2 है, तो इसका कितना होगा 18। अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे इसको एक हटाइए, इसको हटाइए 4 से 10 40, तो हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर 18। ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो गया, तो होगा 3.14 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 18 की जगह 19 कर दीजिए। 3.1 इंटू 19 में से 12 गया तो 7, तो 3 इंटू 10 टू पावर 7 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत होता, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई ना करके आपने चालाकी, मैंने मल्टीप्लाई ना करके चालाकी करी है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो देन यू विल ओनली कमेंट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन सेपरेटली इन अनदर पेज। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज कम होता है इसलिए हम इधर उधर करते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे सेपरेट पूछ सकते हैं। हम सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही लाके आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है आपके मेरा क्या है, मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना, आप मतलब परेशान करना मेरा कोई भी मोटो नहीं है। तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए हमसे, जितना पूछेंगे हम उतना बताएंगे, आप बेझिझक हो सके पूछिए हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। आइडेंटिफाई दी ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको ऑड बताना है। देखिए अब यहाँ के लिए तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए था। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, बायोलॉजी वाले को इसे याद होता है। निपाह, कोविड-19 और रेबिस, ये जितने भी हैं ये डीएनए मतलब ये आपके आरएनए वायरस हैं, ये भी आपके आरएनए वायरस हैं, ये भी आपके आरएनए वायरस हैं। पर स्मॉल पॉक्स जो है ये आपका डीएनए वायरस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डीएनए वायरस को अलग कर देंगे। तो आपका ये क्या है कि स्मॉल पॉक्स एक डीएनए वायरस है, बाकी सब आपका आरएनए वायरस है। तो ऑड आपका क्या हो गया, जो डीएनए वायरस है वो ऑड है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी सरल है। देखिए टिफर्स के क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है और बिल्कुल ही कूल होके उसे पढ़िए। आप अगर सही से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप उसको हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, बोल रहा कि इफ द हेल्दी इंडिविजुअल हैज अ प्रोबेबिलिटी 0.5 टू कॉन्ट्रैक्ट द कोविड व्हेन सी एंड ही कम्स इन कांटेक्ट विद द वन पीपल। अगर एक पीपल से हो रहा है तो वो 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है कोविड पॉजिटिव होने की। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए हेल्दी पर्सन कॉन्टेक्ट विद 4, तो एक से मैंने कहा 0 कर दिया, अब यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 2 से यहाँ पे भी 0.5 होगा। अगर वो 3 है, तीसरे पर्सन से मिला वो भी 0.5 रख रहा, अगर 4 वाले से मिल रहा 0.5 ही रख रहा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 625, तो करेक्ट आंसर आपका 625। इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं था। हमने कहा ना प्रोबेबिलिटी इज द हॉट टॉपिक, तो आप प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आती प्रोबेबिलिटी आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा टिफर एग्जाम से पहले, जिससे कि आपके सारे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन मैं एक साथ लूंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी के मैंने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए वो सेम इसी कंसेप्ट
पे था, मैंने इसी तरह लिखा था 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब मैंने बोल दिया जैसे राम, श्याम, पूनम, सरिता। राम से कोई कांटेक्ट में जा रहा तो 0.5 होने की पॉसिबिलिटी है, सरिता शिवम से जा रहा तो 0.5 होने की है, आप कोई भी नाम अज्यूम कर लीजिए, उससे 0.5 है, उससे 0.5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या, अगर 4% से मिल रहा तो 0.0625। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही है। देखिए, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। यहाँ लिखा है मेमेलियन सेल टिपिकली हैज अ 1.2 मीटर्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डीएनए का टोटल लेंथ है, ठीक है। द टोटल टाइम ऑफ डुप्लीकेट द डीएनए इज 5 आवर। देखिए, आपको पता होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बोला जाता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जो आपका डीएनए है वो डुप्लीकेट होके एक और डीएनए बनाता है। तो जो डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है तो इस डुप्लीकेशन में टोटल 5 आवर का टाइम लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा। हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन आर देयर इफ द रेट ऑफ डुप्लीकेशन इज 16। यहाँ पे आपका रेट दे रखा है 16 माइक्रोमीटर पर मिनट। मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो 16 माइक्रोमीटर कर लेता है। आपका टोटल टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटे। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 5 आवर है। 5 आवर को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो आपका क्या होगा, 5 आवर इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 300 मिनट। तो 1 मिनट में 16 माइक्रोमीटर, अगर इसी स्पीड से करेगा तो 300 में कितना करेगा, 300 मिनट में आपका ये 16 इंटू 300 माइक्रोमीटर, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा ये 48,000 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो 30 मिनट में इतना डीएनए को, इतने मीटर डीएनए को एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहे हैं। 48,000 इंटू 10⁻³ मीटर को -6 मीटर को 30 मिनट में मतलब 5 घंटे में एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से क्या कर रहा, डुप्लीकेट कर रहा। बट टोटल डीएनए कितना है, टोटल डीएनए 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर टोटल डीएनए है, तो टोटल डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए एक ओरिजिन है तो 4.8 आ रहा, एक ओरिजिन है तो मतलब या एक कह सकते हो कि 48,000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर एक ओरिजिन से हो रहा। तो कितने ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी, अगर हम क्या कह दे कि 48 को मतलब 2 मीटर डीएनए को अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डीएनए को जितना हमारा 30 मिनट में हो रहा उतने से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 12, और आगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है। आप यहाँ पे पॉइंट लगाइए, नीचे आपका आएगा 48 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट जाएगा आपका 1 2 3 4। आप इसको डिवाइड कीजिए 1 2 3 4, इसको हटा के मैंने कहा था, हाँ ये आपका होगा 1200। अब ये आपका होगा 1200/48, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 250। ये आप अपना डिवाइड कर लीजिएगा, मैथ का सिंपल है। अगर आप ये ना कर पाना तो हमें बताना, फिर हम आपको इसको भी सोल्व करने का तरीका बताएंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके ही आपको सोल्व करके दिखाया है, बाकी बिना मल्टीप्लाई के भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, पर इसमें कंसेप्ट मैंने क्या लगाया है वो हम आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा कि टोटल डीएनए हमारे पास है 1.2 मीटर,
ठीक है, हमने यहाँ पे रेट ऑफ डुप्लीकेशन दे रखा है 16 माइक्रोमीटर पर मिनट और टोटल टाइम दे रखा है 5 आवर। तो ये जो हमारा रेट ऑफ डुप्लीकेशन दे रखा है वो एक हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से है। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से 16 माइक्रोमीटर पर मिनट के हिसाब से डुप्लीकेशन हो रहा है। तो 5 घंटे में 300 मिनट होगा। 300 मिनट में हमने कितने डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया वो मैंने देखा। तो हमने देखा कि 300 मिनट में 48,000 इंटू 10⁻⁶ मीटर डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया था। कितने से? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो हमें बताना था कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये मेमेलियन सेल है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो हमने क्या किया, टोटल डीएनए को, जितने डीएनए हमारा रेप्लिकेट हुआ है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डिजिट आएगा वो हमारा नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ORC होगा। ओके, यूकैरियोटिक डीएनए में वैसे भी मल्टीपल होता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सरल है, क्योंकि इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ लॉजिक पे लॉजिक लगा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से। इमेजिन दैट यू आर लुकिंग एट वन कैंसर सेल under the microscope and trying to estimate the probability that it will be die due to the chemotherapy. You know that 95% of the cell treated with the chemotherapy turn on the p53 gene and that these cells have a 80% chance of dying. मतलब हमने कहा कि 95%, बाकी आपको कहानी की जरूरत नहीं है, 95% का 80% जो है 80% वो हमारा डेथ कर रहा। तो डेथ कर रहा था, इसको आप सोल्व करो। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा 76%। तो 76% तो मर रहा, ये क्या है आपका? डाई कर रहा। अब आगे देखते हैं। द रिमेनिंग, देखो 80% मर रहा, अब बचा कितना का? 15% बचा। 15 में देखा कि द रिमेनिंग 5% डू नॉट टर्न ऑन द p53, इससे आपको कोई मतलब नहीं, वो टर्न ऑन नहीं कर रहा। हैव ओनली 10% चांस ऑफ डाइंग। तो क्या है कि 5% ऐसा है जो p33 को टर्न ऑन नहीं कर रहा बट मर रहे हैं, कितना? 10% के चांस है। तो 5% का 10% डेथ कर रहा, कितना हुआ है? 0.5%। इसमें भी डाई कर रहा। तो हमें बताना है टोटल कितना डाई कर रहा। तो टोटल 76.5% क्या है? डाइंग है। तो 76.5% इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेल। अगर आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका अगला पार्ट फिजिक्स भी लाने वाला हूं। मैं फिजिक्स को भी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हार्डकोर फिजिक्स में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। वी विल ओनली टच द कंसेप्ट विच इज यूज्ड इन द बायोलॉजी एंड यू विल हेल्प इन द ड्यूरिंग योर एग्जाम। चलिए, यहाँ पे नीचे जो आपका बॉक्स बना है, ये आपका आज जो अभी हमने डिस्कस करा उसका पूरा समरी है। आपको डर है कि हाय मेरा कैसे कंसेप्ट पूरा होगा, क्या जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या क्रैक हो जाएगा? इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 10 नंबर रख रहा है यहाँ पे इस वाले में। तो अगर आप इस 10 क्वेश्चन को सही कर ले जाते हो बायोलॉजी के, तो आपका 10 इधर से था और 20 मैंने बताया कि बायोलॉजी में पूछा जाता है, ये आपका 30 हो गया। पर वी अज्यूम दैट कि आप 100% तो कर नहीं सकते, तो देन वी विल अज्यूम दैट कि इसमें आपने 8 कर लिया और इसमें 20 में आपने 18 नंबर क्या ही आप कर पाए, तब भी आपका ये 26 हो गया। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 26 इज द स्कोर फॉर गेट द PhD। तो PhD के लिए आपको 26 ही चाहिए था, तो आप 26 यहां से ला सकते हो। पर आपके लिए हम बता दें गुड न्यूज कि ये 26 जो है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको 10 बोला या ये आपका 20 बोला जो कि बायोलॉजी पोर्शन से आ रहा। केमिस्ट्री पोर्शन में भी कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं 2-3, वो हम केमिस्ट्री डिस्कस करें तो हमको बताएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बायोलॉजी को पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। आपने अगर प्रोबेबिलिटी में थोड़ा भी हेल्प किया है तो आपके 6 नंबर प्रोबेबिलिटी रख रहा है इस वाले सेक्शन में। तो अगर प्रोबेबिलिटी 6 नंबर रख रहा है तो 6 नंबर में आप अगर 3 भी नंबर ले आते हो तो 10 और 3 13 हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है इसमें आपका 2 नंबर है। वी विल अज्यूम दैट कि अगर आप PhD के लिए जा रहे हो तो आप ये तो कर ही ले जाओगे।
मैथमेटिक्स में मैंने कहा कि ठीक है आप नहीं कर पाए, तो आपका इधर बचा कितना, 10 3 13 2 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर आप पार्ट ए से ला सकते हो अगर मैथ को आप पूरी तरह छोड़ दो तब। लेकिन आप, हमने कहा कि आप 15 भी नहीं ला पा रहे हो, आप यहां से सिर्फ 13 नंबर ही गेन कर रहे हो, तब भी अब बाकी आपके जो यूनिट बचे उससे भी 13 नंबर चाहिए क्रैक करने के लिए। बट हमें क्रैक ही नहीं करना है, हमें टारगेट कितना है, 40 का है। तो आप अगर टारगेट 40 का है तो मिनिमम हमें 13 नंबर यहाँ पे चाहिए। बायोलॉजी में हमें पूरा का पूरा 20 चाहिए। केमिस्ट्री में अब इसको आप ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 33। अब आपको सिर्फ चाहिए 7 नंबर 40 नंबर लाने के लिए। तो 7 नंबर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से ले आओगे। अगर जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप बहुत ही आराम से ला सकते हो। तो देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन नंबर को आप जो है कमेंट कीजिए। उस क्वेश्चन को मैं सेपरेट पावर पॉइंट पे उसे अलग से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो कहें प्लीज स्टे ऑन दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ रेगुलर अपडेट। अगर आपको समझ में आया तो यार लाइक कर लो यार। थैंक यू।